हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन, जो कि 8th क्लास का 12th चैप्टर नंबर है। इस वीडियो में हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड सेकंड टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। थर्ड टॉपिक है फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। फोर्थ टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फिफ्थ टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। एंड लास्ट टॉपिक है फ्लूइड एंड ड्रैग फ्रिक्शन। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला पैराग्राफ में ये बोल रहा है, You might have seen a drivers of a car or a truck slowing down the vehicles at the traffic signal. आप लोग अगर ध्यान देते होंगे तो देखते होंगे कि कार और जो ट्रक का ड्राइवर है वो रेड सिग्नल होते ही ट्रक को रोक देता है। ठीक है। You do slow down your bicycles whenever needed by applying brakes. जब आपको भी अपने बाइसिकल को स्लो करना होता है तो आप लोग भी ब्रेक लगा करके उसको रोक देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हैव यू एवर थॉट्स वाई ए बाइसिकल स्लो डाउन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। आप लोग कभी ये सोचे हैं कि गाड़ी या फिर बाइसिकल क्यों रुक जाता है जब हम लोग ब्रेक को अप्लाई करते हैं। Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. जब कभी भी आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते रहता है, फिर भी एक मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के सरफेस पे चलने की वजह से वो रुक जाता है। तो ये सब का पीछे रीज़न क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक बंदा गिर गया है केले के छिलके पे पैर रखने के वजह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। Why do we sleep when we steps on a banana's peels? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग क्यों गिर जाते हैं जब केले के छिलके पे पैर रखते हैं तो, और स्मूथ फर्श पे चलना और गीला फर्श पे चलना क्यों मुश्किल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा हम लोग का कि वहाँ पे वेरी लेस फ्रिक्शन होता है। ठीक है, हम लोग कहीं भी चल पाते हैं तो उसमें मेन रोल जो होता है वो फ्रिक्शन का मेन रोल होता है। यहाँ पे वेरी लेस फ्रिक्शन है और लेस फ्रिक्शन की वजह से ये बंदा गिर गया और हम लोग स्मूथ फ्लोर पे नहीं चल पाते हैं। यही चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है, यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप लोग को इस चैप्टर में ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो मैंने अभी आप लोग को बताया, वही सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आगे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग केयरफुल हो जाए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 12.1 यानी कि पहला एक्टिविटी है जेंटली पुश ए बुक्स ऑन द टेबल। फिगर 12.2a, यहाँ पे एक फिगर है उसमें ये बता रहा है कि कैसे बुक को पुश करना है। तो अपना हाथ को लेना है और मुट्ठी को खोलना है, इसके वजह से बुक कुछ दूर जाके और रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे इतना दूर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे जाके ये अपना हाथ ऐसे किए हुए है, उसके बाद फिर अपना हाथ सीधा किया तो बुक यहाँ से यहाँ तक जाके रुक गया। तो ये क्यों रुक गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यू ऑब्जर्व डैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। वही चीज़ ये कुछ दूर चलने के बाद रुक गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब उल्टे साइड से भी यही एक्सपेरिमेंट को करने बोल रहा है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है कि ये रुका क्यों। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 2 में
कि वो अपोजिट साइड से कर रहा है, तो दोनों साइड से रुक जाता है। तो इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे यू saw that if you apply the force along the left, friction act along the right। जब हम लोग फोर्स लेफ्ट से लगा रहे थे, देखिए जब हम लोग फोर्स, ये हम लोग का फोर्स है, ये हम लोग जब लेफ्ट से यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट से, ठीक है, तो फ्रिक्शन राइट से फोर्स लगा रहा है। जब यहाँ पे राइट से फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट में लेफ्ट से फोर्स लगा रहा है। तो हमेशा फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है और फोर्स को कम कर देता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स along द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स along द लेफ्ट डायरेक्शन। वही चीज़ मैंने जो अभी दोनों बताया कि जब हम लोग लेफ्ट से लगाएंगे तो फ्रिक्शन राइट से लगाएगा, जब हम लोग राइट से लगाएंगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट से लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। इन बोथ केसेस फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक। इन दोनों केसेस में फोर्स है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है। अभी मैंने बताया, इसका डिफिनेशन भी यही है। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लें। फ्रिक्शन फोर्स का डिफिनेशन होता है इट्स अपोजेज मोशन। तो यहाँ पे इस जो शब्द है अपोजेज द मोशन, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपोजेज द मोशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। ये यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लें। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, यही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। क्या क्या फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्टिविटी 12.2 अब हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 12.1 हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे बताया है यू नीड टू अप्लाई सम फोर्सेस। देखिए एक ईंट ले लेना है, उसमें एक तार लगा करके रस्सी उसी और एक स्प्रिंग बैलेंस जो कि डिवाइस है, उससे आप लोग को पुल करना है, मतलब खींचना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा। जब भी ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ पुल। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है कि वो सिर्फ फ्लोर पे उसको पुल किया है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब उतना ज़्यादा मात्रा में सरफेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ है, ठीक है, सॉरी। देखिए यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है, लेकिन ये जो ब्रिक्स का सरफेस है वो थोड़ा सा रफ है। उसके वजह से इसमें कुछ रीडिंग बताया होगा, अब उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पे सेकंड एक्सपेरिमेंट में बोल रहा है नो रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक्स एंड रिपीट द एक्टिविटी। सेम उसी प्रकार से अब इसमें प्लास्टिक लगा करके उसको रिपीट करना है, ठीक है। जब हम लोग प्लास्टिक लगा करके इसमें रिपीट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा और स्मूथनेस, जो ब्रिक्स है उसमें और स्मूथनेस आ गया, इसकी वजह से कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा हम लोग को। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग का बोल रहा है कि उसमें जूट बैग लगा करके सेम एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक। ये मेन होता है और एक रोलिंग भी होता है। तो रोलिंग के बारे में, वो जब कोई भी रोटेट करता है तो वो रोल करता है, उसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स है दोनों क्या है, काइनेटिक में फ्रिक्शन है, जो दोनों क्या है काइनेटिक है। जब हम लोग का काइनेटिक फ्रिक्शन है तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है जूट बैग में, ठीक है। उसके बाद
उससे थोड़ा कम लग रहा है फ्लोर वाला में, ठीक है, और सबसे कम लग रहा है पॉलीथीन वाला में। ये तीनों का सीक्वेंस हो जाएगा। तीनों एक्टिविटी से हम लोग को ये समझाना चाह रहा है कि फ्रिक्शन जो कि सरफेस पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों सरफेस स्मूथ है और एक सरफेस रफ है। पॉलीथीन में दोनों सरफेस स्मूथ है और ये ब्रिक्स और टेबल वाला में दोनों सरफेस एक स्मूथ है एक रफ है, और ये ब्रिक्स और जूट बैग वाला में दोनों रफ है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जनरली एक डिवाइस है जो कि फोर्स को नापने के लिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड को नापने के लिए यूज किया जाता है, इसका और कोई काम नहीं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 12.3। एक्टिविटी 12.1 और 12.2 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी 12.3। तो इसमें बोल रहा है पुट ए मार्क्स विथ ए पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। देखिए इस तरह से आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे पिक्चर में दिखा दे रहे हैं। देखिए एक कलम लेना है, एक कॉपी में लेना है और ये हम लोग को इंक्लाइन प्लेन बनाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बना लेना है। इस तरह से, और यहाँ पे पेंसिल बैटरी को रखना है और सबसे पहले ये फ्लोर को ही छोड़ देना है और उसमें जब रखना है, और देखिए इसको यहाँ पे से छोड़ दीजिए तो ये कुछ यहाँ पे आके रुक गया। इसको पॉइंट ए लिख लीजिए। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है, ये जो मार्क्स है उसको अच्छी कर लीजिए और इसी को दोबारा करना है। और दोबारा करने में इसमें बालू, नीचे में बालू बिछा दीजिए। ठीक है, बालू बिछाने के बाद ये पेंसिल बैटरी कुछ यहीं पे रह जाएगा, इससे और नज़दीक में ही आएगा। और तीसरा में क्या करना है कि इस पर कपड़ा बिछा दीजिए। और कपड़ा बिछाने के बाद ये यहाँ तक आया। तो तीनों एक्टिविटी से हम लोग को ये पता चला कि जैसा सरफेस रहेगा उतना डिस्टेंस तय करेगा। यहाँ पे कम हिंड्रेंस है, मतलब कि कम रुकावट है, कम रेजिस्टेंस है, तो ए तक आया। यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा, तो ये बी तक आया। और यहाँ पे कुछ सैंड बिछा दिया तो इस यहाँ पे सी तक आया। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग रिजल्ट आया। तो यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन निकालना है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में आया और सबसे कम डिस्टेंस किस में आया और क्यों आया, इसको डिस्कस करना है रिजल्ट को। ठीक है, तो इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, मतलब सबसे कम किस में आया, तो सबसे कम हम लोग का आया था बालू वाला में। ठीक है, सैंड, जिसमें हम लोग बालू बिछाए थे टेबल पे। एंड वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट इन एवरी टाइम। डिफरेंट एवरी टाइम मतलब कि जो पेंसिल सेल हमेशा अलग अलग दूरी क्यों तय किया, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रकार का मतलब हिंड्रेंस था। तो जिसमें ज़्यादा हिंड्रेंस था यानी कि जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस था उसमें कम डिस्टेंस तय कर पाया, जिसमें कम रेजिस्टेंस था उसमें ज़्यादा डिस्टेंस तय कर पाया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव। यस, यहाँ पे आंसर होगा हम लोग का यस। तो ये बोल रहा है कि वो डिपेंड करता है कि सरफेस का कैसा नेचर है, तो हाँ वो डिपेंड करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, could you the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it। yes, जितना स्मूथ था उतना ही ज़्यादा गया और जितना रफ था उतना कम गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे इरेगुलरिटी दो सरफेस के बीच में जितना इरेगुलरिटी रहेगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और जितना ही कम इरेगुलरिटी रहेगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इवन दो सरफेसेस
which appears very smooth have a large number of minute irregularity on them। जो हम लोग को चिकना फर्श नज़र आता है उसमें भी छोटे छोटे इरेगुलरिटी, ढेर सारा इरेगुलरिटी रहता है, जिसको हम लोग रफनेस बोल सकते हैं, मतलब कि रेगुलर पैटर्न में नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो स्मूथ नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ही स्मूथ है वो स्मूथ, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे इरेगुलरिटी रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। जो इरेगुलरिटी रहता है वो एक दूसरे पे लॉक हो जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो हम लोग का इरेगुलरिटी है जो एक दूसरे पे लॉक हो जाता है। ये सरफेस है ऐसे, तो इसमें जो सेकंड मतलब दूसरा है वो लॉक हो जाता है, इंटरलॉकिंग का प्रोसेस होता है, जिससे वो आगे नहीं जा पाता है और जिससे ज़्यादा हम लोग का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। यहाँ तक ये क्लियर है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम लोग किसी भी सरफेस को यहाँ से वहाँ करने का कोशिश करते हैं, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। हम लोग को एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे इंटरलॉकिंग टूट सके और जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आ सके। ठीक है, ऑन रफ सरफेसेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटी। जो रफ सरफेस रहता है उसमें ढेर सारा इरेगुलरिटी रहता है, बड़ा बड़ा इरेगुलरिटी रहता है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ़ द रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। जब हम लोग का रफ सरफेस रहता है तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और स्मूथ सरफेस रहता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है। यहाँ तक कि क्लियर है। तो आप लोग भी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर रोड बन रहा है तो उसमें साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, अगर रोड अच्छा से बना हुआ है तो उसमें साइकिल चलाने में कम फोर्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग को सरफेस स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सरफेस स्मूथ नहीं है। इसमें देखिए एकदम छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ है, वही हम लोग को बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularity in the two surface। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रिक्शन है जो कि इंटरलॉकिंग ऑफ टू इरेगुलरिटी, मतलब दो इरेगुलरिटी को इंटरलॉकिंग से बनता है, दो सरफेस के इरेगुलरिटी के लॉकिंग से बनता है। ठीक है, और फ्रिक्शन को मतलब कि रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए हम लोग को वही इरेगुलरिटी का जो इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन 4 टाइप्स का होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही 4 टाइप्स में आ जाता है। देखिए सबसे पहले स्टैटिक, ठीक है, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। देखिए जो स्लाइडिंग है और रोलिंग है ये दोनों हम लोग का फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक में आता है। तो मैंने आप लोग क्या बताया था, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन मोशन में हो वो हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक, और जो रेस्ट में हो वो हो जाएगा हम लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक हमेशा रेस्ट में रहता है और स्लाइडिंग मोशन में रहता है और रोलिंग भी हम लोग का मोशन में रहता है। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो कि रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफिनेशन हो जाएगा हम लोग का the force required to overcome friction at an instant an object starts moving from rest to measure of static friction। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे नापेंगे। तो ये जब तक रेस्ट में है, मान के चलिए इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है, तब ये रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में।
इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो एग्जैक्ट है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये नहीं हिला, 20 न्यूटन का भी फोर्स लगाएं तो ये रेस्ट से मोशन में नहीं आया। जब हम लोग 21 न्यूटन का फोर्स लगाएं तब ये रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा कुछ 20.1 न्यूटन। ये हो जाएगा इसका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ तक ये क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। तो देखिए हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नीचे स्लाइड कर रहा है, तो इसका जो स्पीड है वो बनाए रखेगा, वो है हम लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक ये क्लियर है। अब इसमें बता रहा है नीचे में, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग का जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, हमेशा लेस होता है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हम लोग का हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन है जो कि हम लोग को बहुत ही आवश्यक दुष्ट है। दुष्ट भी है लेकिन आवश्यक भी है। तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होगा तो हम लोग ना ही चल पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। कुछ अपना एक्सपीरियंस को याद कीजिए। इज इट ईजियर टू होल्ड ए कूलर और ए ग्लास टम्बर? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ ए टम्बर इज ग्रीसरी। उस पर मतलब उसके ऊपरी सतह पे ग्रीस लगा हुआ है, और हैज़ ए थीन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, और उस पर खाना पकाने वाला तेल लगा हुआ है। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? उसको पकड़ना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? तो ऑब्वियसली उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। जस्ट थिंक, वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज नो फ्रिक्शन? क्या ये संभव है कि हम लोग एक ग्लास को पकड़े रखें अगर फ्रिक्शन ना होगा तो? नहीं, ये संभव नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है, याद कीजिए जब आप लोग कीचड़ भरे रास्ते में चलते हैं और भीगे हुए मार्बल पे चलते हैं तो वहाँ पे पैर बहुत ही स्लिप करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप अपने पेन और पेंसिल से अपने कॉपी में लिख भी नहीं पाएंगे अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं या फिर कॉपी में लिख पाते हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग अपना कॉपी में नहीं लिख पाएंगे। और टीचर हम लोग का जो ब्लैक बोर्ड पे चौक से भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और ना ही हम लोग दीवार में कील ठोक पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग का स्टार्ट हो जाए यहाँ से वहाँ जाना, तो वो कभी रुकेगा ही नहीं, कहीं नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। Had there been no friction between the tire of the automobiles and the road? अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो ना वो स्टार्ट होगा, ना ही रुकेगा, और ना ही अपना दिशा परिवर्तन कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी
कंस्ट्रक्टेड। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी नया बिल्डिंग नहीं बनेगा। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल। अब हम लोग दूसरा पहलू देखें तो ये एक दुष्ट है। यहाँ तक कि तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब इसका दुष्टता देखें, ठीक है। इट्स बेयर आउट द मटेरियल्स वेदर्स दे आर स्क्रू, वॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शू। हम लोग देखते हैं कि बैरिंग जो खिया जाता है, हम लोग का जूता चप्पल के शूज़ खिया जाता है, वो सब फ्रिक्शन की वजह से हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग गिर भी जाएंगे, और फ्रिक्शन है तो उसकी वजह से वो शूलेस है जो हम लोग का, शूलेस नहीं, शूज़ का जो सोल होता है वो खिया जाता है, मतलब कि थिन हो जाता है, उसका ऊपर का सरफेस का लेयर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसको रिमेंबर कर लें कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो, जब फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे रब कीजिए तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा। देखते हैं कि ठंडा के दिन में सभी लोग अपना बॉडी को हीट करने के लिए हाथ को रब करते हैं कुछ देर के लिए, उससे हम लोग का हाथ गर्म हो जाता है, ठीक है। व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक्स अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैच फायर। जब हम लोग रफ सरफेस पर तीली को रगड़ते हैं उससे आग जल जाता है, ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस हुआ। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सी बिकम्स हॉट व्हेन इट रन। आप लोग देखते होंगे कि जब मसाला पिसाता है तो मिक्सी है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है कुछ देर चलने के बाद। क्यों? वहाँ पे फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है, ठीक है। ये सब मतलब हम लोग का फ्रिक्शन से क्या 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 फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, सब बता दिया, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कैसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाना है। कभी आप सोचे हैं कि जो हम लोग का जो जूता चप्पल के सोल में बड़े बड़े गड्ढे क्यों होते हैं? देखिए ये वाले गड्ढे क्यों होते हैं, कहीं कहीं पे ऊंचा कहीं कहीं पे गड्ढा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटर, मतलब अच्छा ग्रिप बनाने के लिए फ्लोर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे अच्छा ग्रिप बनाने के लिए, वही जो मैं आप लोग को बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी प्रकार से टायर में भी होते हैं बड़े बड़े गड्ढे, कि हम लोग को फ्रिक्शन के द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम सही रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड कराए। यही सब वजह से इसमें फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए रबर का यूज होता है, कि अगर किसी और मेटल का यूज करेगा तो वो ग्रिप नहीं बना पाएगा, इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। कबड्डी में भी प्लेयर अपने पाम को रब करते हैं और उसके बाद कुछ लगाते हैं हाथ में जिससे उनका ग्रिप अच्छा बने। जिम्नास्ट भी वही अप्लाई करते हैं अपने ग्रिप को बेटर बनाने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पे जो फ्रिक्शन है वो हम लोग को नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग को मिलते रहता है। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, मतलब नहीं चाहिए हम लोग के, एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हम लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये है कैरम, तो कैरम में हम लोग पाउडर छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो रफ सरफेस हो वो पाउडर के द्वारा भर जाए, इसके लिए हम लोग उस पर पाउडर का छिड़काव करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर्स ऑन द कैरम बोर्ड। वही वह पूछ रहा है कि आप लोग पाउडर का छिड़काव क्यों करते हैं कैरम बोर्ड पे। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of the door, जब हम लोग अपने दरवाज़ा के कब्जा पे, हिंग्स मतलब कब्जा होता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग कुछ बूंद गिरा देते हैं तेल का, तो वो बहुत ही स्मूथली बंद होता है, खुलने लगता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से
हम लोग ग्रीस का अप्लाई करते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, किस लिए? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। यहाँ पे पाउडर का भी इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन इन ऑर्डर्स टू इंक्रीज इफ़िशियंसी, फ्रिक्शन जब भी कम होगा तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। व्हेन ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग जब कभी भी तेल का, ग्रीस का, ग्रेफाइट जो पेंसिल के आगे लगा हुआ होता है, वो बड़ा बड़ा मशीन में, रॉकेट, ये सब में ग्रेफाइट को ही यूज किया जाता है। ग्रीस मेल्ट हो करके, ये ग्रीस कोई काम का नहीं है, मतलब जब ऊपर में जाएगा टेम्परेचर इतना कम रहता है तो उस टाइम हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें लगभग रॉकेट में यूज होता है। ये सब का काम यही रहता है कि जो छोटा छोटा गड्ढा है सरफेस को, जो कि रब बनाता है, उसके खिलाफ ये उसमें जा करके उसको स्मूथ बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन है लुब्रिकेंट्स, तो आप लोग को याद कर लेना है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शंस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करता है उसको ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। अब लुब्रिकेंट्स में क्या, ग्रीस भी आ सकता है, इंजन ऑयल भी आ सकता है, और ऑयल भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बना हुआ है, एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सरफेस 1 है, तो इसमें देखिए जो गड्ढा है छोटा छोटा, उसके ऊपर लुब्रिकेंट्स आके उस सरफेस को स्मूथ कर दिया है। और सरफेस 2 के ऊपर भी सेम कंडीशन है, तो ये दोनों सरफेस स्मूथ हो गया है, इसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, चक्का फ्रिक्शन को कम करता है। देखिए यहाँ पे चक्का लगा हुआ है इस लगेज में, उसके वजह से ये छोटा बच्चा भी इस भारी भरकम लगेज को खींच पा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सरफेस है और फ्लोर है उसमें फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, क्योंकि मात्र इतना सा पार्ट इसका टच कर रहा है और उसमें भी व्हील्स लगा हुआ है, तो वो रोटेट कर जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है। यहाँ अब देखिए हम लोग का एक्टिविटी 12.4 में क्या बोल रहा है, जो हम लोग पहले एक्टिविटी किए थे सेम उसी प्रकार से ये भी एक्टिविटी को भी करना है। तो लेकिन वहाँ पे हम लोग को पेन, नीचे में पेन नहीं था, इस टाइम नीचे में पेन दे देना है। और यहाँ पे कुछ नोटिस कीजिएगा कि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल हो रहा है, फोर्स भी कम लग रहा है। ठीक है, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। देखिए जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसका डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, सबसे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और हम लोग मतलब मानव प्रजाति का चक्का एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव प्रजाति का सबसे सबसे महानतम खोज में से ये माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सबसे कम फ्रिक्शन इसी में लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसी रोलिंग फ्रिक्शन को यूज करके हम लोग बॉल बियरिंग यानी कि बैरिंग बनाते हैं। तो बैरिंग हम लोग को सीलिंग फैन है उसके बीच में लगा हुआ रहता है, एक्सल में लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो कस के मतलब कि रोटेट कर सके। देखिए यहाँ पे ये है बैरिंग, इसको बोल रहा है बॉल बियरिंग, इसी को बैरिंग को ही बॉल बियरिंग बोलते हैं। और बीच में छोटा छोटा यहाँ पे गोटी टाइप से रहता है आयरन का,
और ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। इसमें हम लोग ग्रीस का यूज करते हैं। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फ्रिक्शन। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। हम लोग साइंस में गैस और लिक्विड को ही फ्लूइड बोलते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लें। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड को ही हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड हम लोग का हो जाता है फ्लूइड। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड पे लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैग। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग सिंपली जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड पे लगता है उसको ड्रैग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसी फ्लूइड जो हम लोग का इंजीनियर लोग हैं, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एरोडायनेमिक शेप बनाए हैं एरोप्लेन का, जो कि पंछी से इंस्पायर होके बनाया गया है। जितना ज़्यादा स्पेस कम लेगा उतना ही कम इसको फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्रिक्शन। जितना भी हम लोग का गाड़ी बना हुआ है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए एरोडायनेमिक शेप में बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।